अब इशू ये है, बहुत से लोगों ने पूछा है कि चलिए ये तो बात हो गई ट्रेडिंग की, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स को भी इस साल काफ़ी एवेन्यूज मिल रहे हैं। फिक्स इनकम ऑलरेडी काफ़ी फ्लोज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इक्विटीज से काफ़ी रिटेल क्लाइंट्स इक्विटी छोड़कर फिक्स इनकम की तरफ जा रहे हैं या ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ट्रस्ट मार्केट में रहना चाहिए, इन लेवल्स पर और बाय करना चाहिए, क्या बाय करना चाहिए, ये सब बात कर लेते हैं। टाटा म्यूचुअल फंड के CIO इक्विटीज़ राहुल सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ। राहुल जी, गुड मॉर्निंग और समय देने के लिए शुक्रिया। तो काफ़ी रिटेल इस समय थोड़ा सा घबराया हुआ है मार्केट को लेकर, और काफ़ी लोगों को लग रहा है कि फिक्स इनकम जो ऑलरेडी 7-7.5% रिस्क फ्री दे रहा है उसमें क्यों ना जाया जाए कंपेयर टू इक्विटीज़ जहाँ पर इतनी वॉलेटिलिटी है। आपका क्या व्यू होगा? नहीं, आई थिंक ये साल जो है इसमें दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट की वजह से जो इक्विटी वैल्यूएशंस पे प्रेशर बढ़ रही है, वो जो हमने एक्सपेक्ट भी की थी और वो हो भी रही है, वो धीरे धीरे हो रही है। कभी वो एक्सलेट हो जाती है, कभी धीरे धीरे होती है। लेकिन अगर आप देखें 6 महीने या पिछले 9 महीने देखें तो एक तरीके से वो एक प्रोसेस चल रहा है, और हो सकता है 6 महीने और वो प्रोसेस चले। और इस दौरान इंटरेस्ट रेट आपको डेट प्रोडक्ट्स में भी इंटरेस्ट रेट जो आज मिल रही है वो 1 साल 1.5 साल पहले के हिसाब से कम 2% आपको एडिशनल यील्ड मिल रही है, 1.5 से 2%। सो कहीं ना कहीं ये साल जो है ये रिस्क मैनेज करने का साल है, क्योंकि इकॉनमी में जो चेंजेस हो रही हैं, कंजम्पशन से इन्वेस्टमेंट की तरफ इकॉनमी जा रही है, ये सब काफ़ी पॉजिटिव है। मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में देखें इक्विटी मार्केट्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन क्या है कि ये साल वर्ल्ड में इतनी चेंजेस हो रही हैं कि आपको ये दौर से हमें गुजरना पड़ेगा, और इस दौर में गुजरने का मतलब ये है कि मार्केट इस तरीके से साइडवेज मूव हो या वैल्यूएशंस एक बार नॉर्मलाइज हो जाएं, जो कि अब हो रही हैं, तो फिर हम एक नए सिरे से इसमें कॉल ले सकते हैं। तो ये साल जो है इक्विटी से बहुत दूर रहने का भी नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें रिस्क मैनेज करने की बहुत अहमियत बढ़ जाती है। और उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि एसेट एलोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप डेट में कितना रखें, इक्विटी में कितना रखें, आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है। तो ये एसेट एलोकेशन जो शब्द है, जो हम 1 साल पहले तक हम भूल चुके थे और इक्विटी के अलावा हमें कुछ नहीं दिख रहा था, आई थिंक वो उसकी अहमियत बहुत बढ़ गई है, और मुझे लगता है अगले 1 साल तक उसकी अहमियत बढ़ी रहेगी और हमें उस पर ध्यान भी देना चाहिए। तो मैं उस हिसाब से सोचता हूँ कि ये जो दौर है ये इस तरीके से और कुछ दिन चल सकता है। लेकिन जब मैं वापस एक स्टेप वापस लेता हूँ और देखता हूँ कि इकॉनमी किस सिचुएशन में या इकॉनमी किस दौर से गुजर रही है, उसमें मुझे काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव भी दिखती हैं। कंजम्पशन से इन्वेस्टमेंट की तरफ, जैसे मैंने बोला, जब इकॉनमी मूव होती है तो मार्केट ब्रॉड बेस होता है और एक सस्टेनेबल ग्रोथ की उम्मीद बढ़ जाती है इकॉनमी में। तो उस हिसाब से मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है इकोनॉमिक ग्रोथ और लॉन्ग टर्म इक्विटी मार्केट आउटलुक के लिए, वो आयरॉनिकली मेरी कॉन्फिडेंस एक्चुअली बढ़ गई है, और जैसे जैसे वैल्यूएशन नॉर्मलाइज होगा वो कॉन्फिडेंस और बढ़ती जाएगी। तो इसको मैं काफ़ी उस नज़रिए से देख रहा हूँ। ठीक है, तो एसेट एलोकेशन में राहुल जी फिर इस समय आपका क्या एक रुख रहेगा? वो ऑब्वियसली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा, किसका कितना रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, किसकी कितनी एज है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। लेकिन एक ओवरऑल व्यू कितना एक्विटीज़ में रखना चाहिए, और विद इन एक्विटीज़ किन सेक्टर्स में आप इस समय बुलिश हैं? देखिए, इक्विटी एलोकेशन जैसा आपने बोला हर सिचुएशन पे डिपेंड करती है, तो इसका कोई एक करेक्ट आंसर तो हो नहीं सकता है। लेकिन हमारे जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट्स हैं या जो बैलेंस एडवांटेज फंड प्रोडक्ट है, वो एक तरीके से आपको एक इंडिकेशन दे सकता है कि आज के दिन में हमारी इक्विटी एलोकेशन बिटवीन 40 to 50% में फ्लक्चुएट कर रही है। तो वो आपको एक ब्रॉड इंडिकेशन मिल सकता है कि हाँ भाई, मॉडल्स के हिसाब से हमारी इक्विटी एलोकेशन 50 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन हर आदमी का रिस्क एपेटाइट डिफरेंट है, नीड्स डिफरेंट हैं, और उनकी इनकम प्रोफाइल भी डिफरेंट है, या प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इनकम भी डिफरेंट है। तो लोग अपना उस हिसाब से अपने लिए जो ठीक है वो भी कर सकते हैं। बट ये एक ब्रॉड इंडिकेशन मेरे हिसाब से आज के दिन में मॉडल्स हमें ये बता रही हैं। सेक्टर्स के मामले में मेरा ये मानना है कि अगर हम देखें कि जो हमारी इकॉनमी है वो
इन्वेस्टमेंट साइकिल की तरफ जा रही है, कैपेक्स की तरफ जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही है। और इंडिया को जो फ़ायदा मिल रहा है आज आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटी में, एक्सपोर्ट्स आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटी में, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये हमने पहले कभी नहीं देखा। पिछले 10 साल में हम सोच रहे थे कि कैपेक्स साइकिल रिवाइव होगा, लेकिन इस तरीके से रिवाइव होगा और इस तरीके से भारत को ये दूसरा चांस मिल रहा है एक मायने से कि जो ग्लोबल आउटसोर्सिंग या ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की जो मूव हो रही है और उसमें जो जिस जगह इंडिया पोजीशनड है और जिस जगह इंडिया पोजीशनड है चाइना से मार्केट शेयर लेने के लिए, आई थिंक ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 1 साल में। और इसके हमें ये शुरुआत है इसकी, और ये अगर चला 3 से 5 साल तो ये काफ़ी बड़ा थीम बन सकता है। तो मेरे हिसाब से जो 2-3 सेक्टर्स पे हम ज़्यादा पॉजिटिव हैं, एक तो बैंकिंग, जिसमें ऑब्वियसली क्रेडिट ग्रोथ, इंटरेस्ट मार्जिन्स या एनपीएल साइकिल अगर आप देखें तो काफ़ी चीज़ें सही जा रही हैं और वैल्यूएशंस भी उस तरीके से मिड साइकिल वैल्यूएशंस ही हैं, बहुत हाई नहीं हुई है वैल्यूएशंस, और स्पेशली ये करेक्शन के बाद तो काफ़ी रीजनेबल हो गई हैं। दूसरा जो मैंने बोला, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, कैपिटल गुड्स, ये जो एक बड़ा सेक्टर है, बट इसमें आपको लार्ज कैप्स में स्टॉक्स नहीं मिलती हैं, इसमें आपको मिड एंड स्मॉल कैप्स में ज़्यादा स्टॉक्स मिलती हैं। तो मार्केट, जैसा मैंने बोला, इसलिए मुझे लगता है कि ब्रॉड बेस होगा, क्योंकि अगर इन सेक्टर्स में आपको पार्टिसिपेट करनी है, जैसे कैपिटल गुड्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ये आपको इसमें मिड एंड स्मॉल कैप में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो मेरा मानना ये है कि ये साल अगर इंडेक्स ने रिटर्न्स नहीं दिए या वेरी लो रिटर्न्स दिए, तो भी ब्रॉड मार्केट्स में आपको ये 2-3 सेक्टर्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख रही हैं, और हम लोग की जो सारी फंड्स हैं वो भी उसी तरीके से पोजीशनड हैं। इसके अलावा देखिए, आईटी एक स्टेबल सेक्टर हो गया है। जिस तरीके से हमें लग रहा था कि जो ग्लोबल स्लोडाउन है उसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा और काफ़ी जोर से असर पड़ेगा, उतना असर नहीं दिख रहा है अभी हमें अपनी कंपनीज पे। तो एक तरीके से ये मैं समझूंगा कि ये सेक्टर एक स्टेबल सेक्टर हो गया है, ऑल्दो वैल्यूएशंस थोड़े बढ़ गए हैं, अभी थोड़े बाउंस बैक हो गए हैं, बट विजिबिलिटी इतनी बुरी नहीं है जितनी कि हमें लग रही थी 3 महीने पहले। ये एक हमारा इस तरीके का रवैया है सेक्टर्स में। कंज्यूमर सेक्टर में थोड़ी स्लो डाउन है, स्पेशली जो अर्बन सेक्टर जो बहुत फास्ट ग्रो कर रहे थे वहाँ थोड़ी स्लो डाउन है, लेकिन रूरल शायद रिकवर हो जाए। तो कंजम्पशन में कभी हार कभी जीत वाला हिसाब किताब है, एंड आई थिंक उसमें हमें स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। सेक्टर ओवरऑल सेक्टर कॉल लेना उसमें ज़्यादा मुश्किल है, स्टॉक स्पेसिफिक कॉल उसमें ज़्यादा हो रहा है। सेम फार्मा में भी सेम सिचुएशन है। तो ये एक सेक्टोरल, ये एक ब्रॉड मतलब व्यू हमारा जो है और हम जो फॉलो कर रहे हैं टाटा म्यूचुअल फंड में, वो मैं आपको बताना चाहता था। अच्छा राहुल सर, आपने हर बिंदु पे यहाँ पे अगर आप देखें बात की। आज सुबह मैं और अनुज हम काफ़ी समय से बात कर रहे हैं कि 2020 में, 21 में और इनफैक्ट 22 में रिटेल पैसा जो भारत में आया उसने हमारे डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट किया। लेकिन मैं पिछले 6 महीने से 7 महीने से जो चीज़ विटनेस कर रहा हूँ, मोह गोल्ड का, और आप यकीन मानिए सर, दिल्ली एनसीआर में तो 7-7, 8-8 करोड़ के फ्लैट दो दिन में पूरी बिक जा रहे हैं। क्या थोड़ा सा इक्विटी की तरफ फ्लो कम हुआ है और गोल्ड की तरफ या फिर रियल एस्टेट की तरफ जा रहा है? कुछ ऐसी आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं क्या? नहीं, सही बात है, बिकॉज अगर आप देखें गोल्ड का या रियल एस्टेट का लास्ट 10 साल का परफॉर्मेंस तो कुछ रहा नहीं है। तो उस हिसाब से एक हेज के बेसिस पे या इंश्योरेंस के बेसिस पे हार्ड एसेट्स या गोल्ड या फिजिकल एसेट्स की वैल्यू जो है थोड़ी तो बढ़ जाती है इस सिचुएशन में, स्पेशली जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जब आपको इतने सारे रिस्क्स हैं इकोनॉमी में या ग्लोबल इकोनॉमी में स्पेशली, और इंटरेस्ट रेट में। तो गोल्ड की जगह तो है इस सिचुएशन में। एंड इसलिए जो मैं बोल रहा था, मैंने जो शुरू में बात की एसेट एलोकेशन की, हालांकि हमने ज़्यादा बात की इक्विटी और डेट की क्योंकि मुझे ज़्यादा वही समझ में आता है, लेकिन गोल्ड और रियल एस्टेट भी उसका एक हिस्सा है। हम फिनेंशियल मार्केट्स के हिसाब से सोचते हैं तो हम ज़्यादा इक्विटी और डेट के बारे में बात करते हैं, लेकिन
गोल्ड की एक जगह है आज के दिन में मार्केट में, क्योंकि एक छोटा सा एक रिस्क ये है कि मान लीजिए अगर ग्लोबली रिसेशन थोड़ी ज़्यादा शार्प होती है तो उसमें हमारे पास छुपने की जगह कम होती है। तो गोल्ड एक आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी की जैसा काम कर सकता है उस सिचुएशन में। उसके अलावा गोल्ड के ऊपर फंडामेंटल व्यू बनाना थोड़ा मुश्किल है और वो मेरे दायरे में भी नहीं है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि गोल्ड को जो हमें ट्रीट करना चाहिए वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी के जैसे ट्रीट करना चाहिए, और आज के दिन में उसके लिए थोड़ी बहुत जगह तो मुझे दिखती है। अच्छा सर, मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूंगा, क्योंकि आपका जो खुद का जो एक बैलेंस एडवांटेज फंड है वो आप खुद मैनेज करते हैं। एक बहुत तर्कसंगत और एक लॉजिकल, अगर आप देखें, मुझे खुद पैसा लगाना हो या फिर हमारे व्यूअर्स को, जैसे कि आपने कहा कि आपको इसका इस वक्त एक डेट का भी एडवांटेज लेना है और आपको इक्विटी को भी नहीं छोड़ना है, तो क्या एक सही अप्रोच बैलेंस फंड यही रहेगा इस वक्त? 100%। आई थिंक इससे अच्छा कोई प्रोडक्ट रिटेल के लिए है ही नहीं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो फ़ायदे होते हैं, स्पेशली जब मार्केट इस दौरान से गुजर रहा है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि आप इक्विटी में जो वॉलेटिलिटी है या जो रेंज बाउंड मूवमेंट है उसके अंदर भी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जो माइनर वॉलेटिलिटी आपको दिखते रहती है मार्केट में, जो फ्लक्चुएशन हो रही है, 10% की फ्लक्चुएशन हमें दिख जाती है दोनों तरफ, तो उसका एक फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा, एसेट एलोकेशन आपकी जो खुद से नहीं कर सकते हैं, एसेट एलोकेशन जो खुद से अपनी इक्विटी और डेट का एलोकेशन डिसाइड नहीं कर सकते हैं, और वो आप हम पे छोड़ सकते हैं, वो इस प्रोडक्ट पे छोड़ सकते हैं कि मॉडल के बेसिस पे क्या सही इक्विटी डेट एलोकेशन होनी चाहिए, वैल्यूएशन को देखते हुए या इंटरेस्ट रेट को देखते हुए, वो इसमें आपको मिल जाता है। तीसरा जो बात है, जो कि लोग कम बात करते हैं उसकी, कि डेट पोर्शन भी जो है, जो हमारा 35% डेट रहता है हमेशा इस प्रोडक्ट में, उसमें भी हम इंटरेस्ट रेट हम बहुत उसको डायनेमिकली तो मैनेज नहीं करते हैं, लेकिन हाँ उसमें आपको इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ रही हैं, जैसे कि पिछले 1.5 साल में बढ़ी हैं, तो उसका हमको वहाँ पे भी फ़ायदा मिलता है, और हम उसमें ड्यूरेशन हल्का फुल्का चेंज करके हम उसका भी आपको फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत उसमें एग्रेसिव रिस्क नहीं लेते हैं या बहुत क्रेडिट रिस्क नहीं लेते हैं, बहुत ड्यूरेशन रिस्क नहीं लेते, लेकिन हाँ जो एकदम सिंपल फिलॉसफी है कि अगर 3 साल की डेट और 10 साल के डेट रिटर्न में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो हम मैच्योरिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, जो 1 साल से 2-2.5 साल की मैच्योरिटी बढ़ा के उसमें हम उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो एक रिस्क फ्री तरीके से या लो रिस्क तरीके से अगर हम आपको 8-9% सालाना रिटर्न दे सकें 3 साल के हिसाब में, तो ये मेरे हिसाब से उस नज़रिए से देखें तो बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है कि अगर मैं इसमें आपको 8.5-9% इक्विटी टैक्सेशन के साथ रिटर्न दे सकूं, तो इसका फिर कोई ज़्यादा जोड़ नहीं मिल पाता है मार्केट में। राहुल जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और ये सारी राय रखने के लिए। ये टाटा म्यूचुअल फंड की सलाह। एक काम करते हैं, अब इस शो को यहीं समाप्त करेंगे। मुझे